हेलो। ये है पार्ट 2 साउंड चैप्टर वीडियो का, क्लास 9। लास्ट वाले पार्ट में हमने बात करी थी प्रोपोगेशन ऑफ साउंड की, कि साउंड कैसे बनती है और क्या कंप्रेशन और रेयरफैक्शन वाले रीजन्स होते हैं, कैसे साउंड हवा के द्वारा प्रोपोगेट करके कान तक पहुंचती है। हमने जस्ट इतना पढ़ा कि साउंड कैसे मतलब जनरेट होती है और कैसे एयर में ट्रैवल करती है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि ये वेव फॉर्म्स का मतलब क्या होता है। ये जैसे वेव्स होती हैं, इनमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं और आज हम उन्हीं एलिमेंट्स की बात करेंगे और साउंड की कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात करेंगे। करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ आपने देखा कि ये एक वेव फॉर्म मैंने बना रखी है, ठीक है। एक और वेव बनाते हैं हम। कुछ भी वेव बना सकते हैं, जैसे ये हमने एक वेव बनाई, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं दो कंप्रेशन वाले रीजन है, एक रिफ्रैक्शन वाला रीजन है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसे मैं मार्क करना चाहूँगा, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया और ये वाला पॉइंट है जहाँ पे एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुई। एक कह सकते हैं कि एक ऑसिलेशन हो चुकी है। इसी ऑसिलेशन को हम एक और नाम में कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जनरली एक ऐसा टर्म है जिसे हम नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इस साउंड के चैप्टर में हम फ्रीक्वेंसी इसी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस के बारे में जो डिस्क्राइब करे, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, जो इस चीज़ को डिस्क्राइब करे, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को डिस्क्राइब करे, उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे अब हम बात करते हैं एक और एलिमेंट की जो इम्पोर्टेंट है, वो है वेवलेंथ। ये एक जहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये जहाँ पे एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुई है, यहाँ से लेके स्टार्ट से लेके पहली ऑसिलेशन या एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने तक की बीच की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। ये है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को हम ऐसे कह सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय वन ऑसिलेशन। इस पूरी डिस्टेंस जो ये स्टार्टिंग यहाँ से एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने तक जितनी डिस्टेंस कवर करी, उसे हम वेवलेंथ कहेंगे। अब एक और एलिमेंट इसमें दिखता है, वो है, इसके लिए दूसरा कलर दे देता हूँ। एक और एलिमेंट जो हमें यहाँ दिख रहा है वो है ये हाइट, ठीक है, ये वाली हाइट। इस हाइट को कहते हैं एम्पलीट्यूड। स्पेलिंग शायद गलत हो गई। एम्पलीट्यूड, ये स्पेलिंग गलत है, ये एम्पलीट्यूड। तो ये हमें बताता है कि हमारी जो
फ्रीक्वेंसी है ये कितनी स्ट्रॉन्ग है, मतलब एक तरीके से कितनी स्ट्रॉन्ग है हमारी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड ये बताता है। या दूसरा तरीका अगर हम इसे कहना चाहें तो ये ऑसिलेशन की एम्पलीट्यूड जो है ये ऑसिलेशन का मैक्सिमम पॉइंट बताता है। ऑसिलेशंस मैक्सिमम पॉइंट, हमारा जो एक ऑसिलेशन था वो मैक्सिमम किस पॉइंट तक गया, एम्पलीट्यूड वो बताता है। ठीक है, वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। अब और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं इसी वेवफॉर्म में, जो कि है पिच। पिच आप सुना होगा और कई बार इस पे से सवाल आ भी जाते हैं कि पिच आखिर होता क्या है। ठीक है, पिच मेनली यही है कि फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर टाइम में फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो कितने सारी ऑसिलेशंस हैं। यहाँ पे हो गई एक ऑसिलेशन, ये हो गई दूसरी ऑसिलेशन, ये हो गई तीसरी ऑसिलेशन, यहाँ हो गई पूरी एक ऑसिलेशन। इसमें फ्रीक्वेंसी किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। ठीक है, जिसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है यानी उसमें पिच जो है पिच है हाई, जिसमें कम फ्रीक्वेंसी है उसमें पिच है लो। तो अब ये मीन एक बात कहते हैं, जो पिच होती है, पिच आखिर होती क्या है, पिच होती है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर भी नहीं कहेंगे, जस्ट पिच को ये कह सकते हैं कि पिच बेसिकली साउंड की वो प्रॉपर्टी बताता है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिलेट करती है। और सवाल ऐसे आते हैं कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी तो आवाज़ कैसी होगी, या फ्रीक्वेंसी कम होगी आवाज़ कैसी होगी। इसमें हम एक चीज़ कंसीडर कर लेते हैं कि एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड है वो दोनों में ही सेम है। ठीक है, ये वाली हाइट जो है मैक्सिमम और ये वाली हाइट जो है मैक्सिमम दोनों में सेम है। हालांकि दोनों में ही आवाज़ अलग अलग आएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। इसीलिए कहते हैं कि जो हाई पिच आवाज़ है, हाई पिच आवाज़ जो है हाई पिच वाली, वो मेनली बच्चों की होती है और फीमेल्स की होती है। ठीक है, एक आवाज़ में पैनापन सा होता है, पैनापन भी क्या नहीं ऐसे कह सकते, लेकिन एक बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्ट्रैक्टेड सी एक्यूट सी आवाज़ होती है। ठीक है, उसे हाई पिच कह सकते हैं, या ऐसे ही कह सकते हैं कि हाई पिच वाली वॉइस जो होती है वो बेसिकली चिल्ड्रंस और फीमेल्स की होती है, चिल्ड्रन। और जो लो पिच वाली आवाज़ होती है, जैसे जिसे हम कह सकते हैं चौड़ी आवाज़, लो पिच वाली, वो ज़्यादातर मेल्स की होती है। जैसे आपको अभी लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ मतलब कितनी चौड़ी सी है। ठीक है, ये हमने करी पिच की बात। बेसिकली पिच जो है वो मेनली बस ऐसे दो सवाल पूछ सकते हैं कि हाई पिच वॉइस कैसी होती है और लो पिच वॉइस कैसी होती है। तो इसी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे कि जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वहाँ पे पिच हाई है, जहाँ फ्रीक्वेंसी कम है
वहाँ पिच कम है या लो है, लो पिच कह लो, लो पिच ही कहेंगे वैसे, लो पिच ही ठीक है क्या ना, ठीक है। ये करी हमने पिच की बात और बाकी की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इन सब की बात। अब आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड की। साउंड के साथ हमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रॉपर्टीज अलग अलग देखने को मिलेंगी, तो लिख लेते हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। तो साउंड के साथ बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं, प्रॉपर्टीज़ भी हैं और इसे अच्छे से समझा भी जा सकता है। तो चलिए पहली एक चीज़ पे बात करते हैं जो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब रिफ्लेक्शन में हमें मालूम ही है, अगर तब भी इस चीज़ में कहीं भी डाउट है तो, कि अगर किसी भी, जैसे फिक्स सरफेस है, सॉलिड सरफेस है, तो रिफ्लेक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि जिस एंगल से कोई चीज़ उस पर फिक्स सरफेस पे, शाइनी सरफेस पे या स्मूथ सरफेस पे ऐसे प्रोपोगेट होती है, तो उसी सेम एंगल पे वो चीज़ वापस भी जाती है। ये रिफ्लेक्शन की एक प्रॉपर्टी है। ये लाइट रिफ्लेक्शन में भी काम आती है और इवन साउंड रिफ्लेक्शन में भी ये चीज़ काम आती है। तो यही प्रॉपर्टी सेम जैसे लाइट में भी है वैसे ही साउंड में भी होती है कि साउंड की रिफ्लेक्शन होती है। इसी चीज़ का यूज़ करके मल्टीपल रिफ्लेक्शन, इसी मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज़ करके मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इसी चीज़ का यूज़ करके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पे ये चीज़ें काम आती हैं। और इवन इस चीज़ से, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से हम और भी काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ानी हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी हो या घटानी हो, और अगर कहें तो वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ बढ़ानी हो या कम करनी हो, एम्पलीट्यूड बढ़ाना हो या कम करना हो या बढ़ाना हो, दोनों। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बहुत सारी, मतलब ये चीज़ें कर सकती है, ठीक है। अब जैसे एक कॉमन एप्लीकेशन है, इवन आपने देखा भी होगा और ये चीज़ तो है कि ये लाउड स्पीकर है। एक छोटा एंड हो गया, ये हो गया बड़ा एंड, ठीक है। ये बना दिया हमने हैंडल। ये एक हमारा लाउड स्पीकर हो गया। अब ये काम कैसे करता है? ये काम ऐसे ही करता है कि इसमें भी होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यहाँ से हम कोई आवाज़, चलो आवाज़ से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने कोई आवाज़ बोली, कुछ भी बोला हमने, यहाँ से बोला हमारा नेता कैसा, ठीक है।
हमने देखा ही है कई बार कि लाउड स्पीकर काम कैसे करता है, धीरे से बोलते हैं और इतनी तेज़ आवाज़ आती है, तो आवाज़ इक्वल एंगल्स पे टकराएगी और इसी टकराने के बाद ये देखो अब कैसे वेव बड़ी हो जाती है। ठीक है, हम इस वाले एंगल से भी आवाज़ टकरा लेते हैं। आवाज़ देखा कितनी फैल गई, ऐसे टकरा लेते हैं अब आवाज़ को। तो यहाँ अगर छोटा सा सोर्स हो आवाज़ का, यहाँ पे बोलने वाला अगर छोटा सा सोर्स हो, तो यहाँ उसी चीज़ का कितना बड़ा एरिया पे इफ़ेक्ट हो रहा है सिर्फ इस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से। इतने बड़े एरिया में ये आवाज़ सुनाई देगी, मतलब इतने बड़े एरिया में और आवाज़ सुनाई दे सकती है। ठीक है, ऐसी ही काम में आता है डॉक्टर्स का स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप वही डिवाइस है जिससे वो दिल की धड़कन सुनते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से होता है, एक गोल सा छोटा सा हेड रहता है और फिर एक लंबी सी पाइप रहती है और यहाँ से 2 ईयर पीस रहते हैं। ये स्टेथोस्कोप तो आपने ज़रूर देखा होगा, ज़रूर डॉक्टर्स के पास हमेशा गले में लटका हुआ रहता है। लेकिन अब ये काम कैसे करता है, दिल की धड़कन कैसे सुनता है? तो स्टेथोस्कोप कुछ नहीं है, बस एक पाइप है लंबी सी, अंदर से ना खोखली पाइप है, हॉलो पाइप है। उसमें भी यही होता है कि ये इस साइड से हम इसका वो बना देते हैं, जो रिसीविंग करने वाला हेड है वो बना देते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दिल की धड़कन सुनाई देगी, यहाँ हमारा दिल है, ये धड़क रहा है और ये दिल की धड़कन सुनाई देगी। दिल से जो लप ढप की आवाज़ आती है वो सुनाई देगी। ठीक है, तो धीरे से आवाज़ करी इसने। ठीक है, ऐसे 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 करके रिफ्लेक्ट होते 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 सीधा कान में पहुंचता है। ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्ट होते 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 सीधा डॉक्टर्स को कान में सुनाई देता है। उससे वो अपने दिल की धड़कन सुन लेते हैं। हमारा कान भी इसी पूरे उसमें काम करता है, इसी पूरे प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के प्रिंसिपल पे काम करता है। और जितनी बार ये ऐसे टकराएगा, जितनी बार ये ऐसे टकराएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ कम बारी टकराया, यहाँ फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज हुई, उसके साथ साथ उसकी वेवलेंथ भी ज़्यादा हुई। यहाँ वेवलेंथ भी इंक्रीज हुई, यहाँ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, यहाँ वेवलेंथ इंक्रीज हुई। तो ये थी साउंड की एक सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी, जो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब अगर रिफ्लेक्शन है तो इसके साथ साथ ज़रूर एक ऐसी भी प्रॉपर्टी है इसकी, जो वो भी लाइट में हमें दिख जाती है ज़रूर, जो कि है, उसे डिफ्रैक्शन तो कहेंगे नहीं, लेकिन उसको चलो ऐसे कह सकते हैं, डिफ्रैक्शन ही कह देते हैं, चलो उसे कह देते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि कोई भी जैसे लाइट में भी ये चीज़ एप्लीकेबल थी कि कोई भी अगर अनइवन अनरेगुलर सरफेस हो, ठीक है, ये अनइवन अनरेगुलर सरफेस हो गया अजीब सा, और अब इस पे साउंड जब प्रोपोगेट करें तो
ये साउंड ऐसे नहीं है जैसे रिफ्लेक्शन में था कि ये साउंड इक्वल एंगल्स पे जा रहा था, लेकिन अब इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि इसकी सरफेस है जो अनइवन है। ठीक है, यहाँ से हमने जैसे साउंड प्रोपगेट करा, यहाँ हमारी साउंड प्रोपगेट हुई है, तो अब इनका पूरी तरीके से जो वापसी में रिफ्लेक्शन होगा वो अलग अलग एंगल्स पे होगा। कोई ऐसे निकल जाएगा बिल्कुल अपोजिट, या कोई बिल्कुल अलग। ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में जो भी साउंड है ऐसे में क्या होता है कि जो भी ऐसी साउंड आती है वो अपनी एनर्जी लूज कर देती है। अगर उसने स्टार्ट ऐसे किया होगा तो वो अपनी एनर्जी लूज करती रहेगी। ये वाला एप्लीकेशन हमें बहुत सारी जगह देखने को मिलता है, जैसे सिनेमा हॉल्स नहीं क्या अगर थोड़ा उसमें भी डाउटफुल लगेगा, क्योंकि वहाँ पे सिनेमा हॉल्स में हमें क्या करना होता है, हमें एको को रोकना होता है। एको भी एक साउंड की प्रॉपर्टी है, उस पर भी आते हैं। तो हमें जैसे सिनेमा हॉल्स में एको को रोकना होता है, ठीक है। और जैसे हमें ओटी की बात कर लें, ऑपरेशन थिएटर, मेनली हॉस्पिटल्स में जो बेबीज़ का वार्ड होता है, वहाँ पे बिल्कुल क्वाइटनेस रहनी चाहिए। इसीलिए क्या करते हैं कि बाहर की जो डिस्टर्बिंग वॉइसेस होती है, बाहर से जितना भी मतलब अगर डिस्टर्बिंग नॉइस आ रहा हो तो उसको ऐसे करके डिफ्रैक्ट कर सकते हैं वॉइस को। उसकी हम ऐसे फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सब एकदम घटा सकते हैं, बिल्कुल कम कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक और जगह देखना है, एक और जगह कहाँ यूज़ होता है, तो है जैसे म्यूज़िक रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ में। जहाँ पे बाहर की आवाज़ बिल्कुल नहीं चाहिए होती है। तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं साउंड की। अब हम बात करते हैं एको की, कि एको होता क्या है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सुना भी होगा कि एको है क्या। एक्चुअली एको है कि दूसरा कलर लेता हूँ। एको है टाइम डायलेशन ऑफ साउंड। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझते हैं। ये मैंने एक पहाड़ बनाया, इस पहाड़ पे मैं यहाँ खड़ा हूँ और सामने ये है एक और पहाड़। अब यहाँ से इस पॉइंट से मैंने कुछ बात बोली, मतलब बात भी क्या बोली, मैं ज़ोर से चिल्लाया, हुर्रे, ठीक है, हुर्रे चिल्ला रहा हूँ ज़ोर से, तो आवाज़ जो है ऐसे ट्रेवल करेगी 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 करेगी। यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का प्रिंसिपल काम आएगा और इसी पहाड़ से टकरा के दोबारा से आवाज़ वापस आएगी, ऐसे करके ऐसे करके आवाज़ गई थी, ऐसे करके आवाज़ वापस आ जाएगी। ठीक है, फिर ऐसे दोबारा से वॉइस यहाँ से टकराएगी एक और बारी,
यूं करके वॉइस टकराई जो यही रिफ्लेक्ट बैक होके गई थी, फिर यही वॉइस वापस से रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आएगी। तो जब यहाँ से वॉइस गई और जब यहाँ से वॉइस रिफ्लेक्ट बैक होके आई, उन दोनों के बीच में एक टाइम गैप होता है। और इसी टाइम गैप की वजह से एको होता है। अब ये टाइम गैप क्यों आया? टाइम गैप इसलिए आया बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत कम है। और ये टाइम गैप इसलिए आया क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने में भी टाइम लगता है और रिफ्लेक्ट होके एक और बारी ट्रैवल होने में भी ऐसे आने जाने में टाइम लगता है, और प्लस उसकी एनर्जी भी काफ़ी कम हो जाती है। इसी बीच एक और बात हुई कि जो यहाँ से स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी थी या जितनी लाउडनेस के साथ हमने बोला था यहाँ पे, तो वापस उतनी ही लाउडनेस के साथ वापस आवाज़ नहीं सुनाई देगी उससे, बल्कि थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी में, थोड़ी कम लाउडनेस में आवाज़ सुनाई देगी। तो यही है एको का पूरा प्रिंसिपल कि एको काम कैसे करता है। एको बेसिकली काम ऐसे करता है कि इसके अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आता है। और मेन क्वेश्चन है कि 17.6 मीटर ये हमें मिनिमम डिस्टेंस चाहिए ताकि एको हो वॉइस। ये है मिनिमम डिस्टेंस फॉर एको। ये मिनिमम डिस्टेंस है एको के लिए 17.6 मीटर। ये याद कर लीजिए, ये ज़रूर आ सकता है। और इम्पोर्टेंट हम इसमें और बातों की कुछ और इम्पोर्टेंट हम टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जो कि है फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस और पिचेस के बारे में। तो ये चीज़ याद करनी ज़रूरी है। जैसे ये हमारा फ्रीक्वेंसी था, हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। इसमें जैसे कि हमने बात करी थी कि यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट्स हो गए हमारा एक फ्रीक्वेंसी। ये पूरा ये डिस्टेंस को कहेंगे हम वेवलेंथ। इसको एक और तरीके से याद कर सकते हैं कि एक कंप्रेशन की पीक और दूसरे कंप्रेशन की पीक, यहाँ से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वो भी वेवलेंथ होगी। अब अगर सवाल आए ऐसा क्यों होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यूं घूम के यहाँ तक ये एक ऑसिलेशन थी ना, ये एक ऑसिलेशन थी। तो यहाँ से स्टार्ट करके अगर यहाँ से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करें तो यहाँ तक ये भी तो एक ऑसिलेशन होगी। हमने बात करी वेवलेंथ की, हमने बात करी एम्पलीट्यूड की।
ये है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बेसिकली हमें लाउडनेस बताता है, ठीक है। यहाँ एक वर्ड मैं और लिख दे रहा हूँ, लाउडनेस। वही चीज़ है एम्पलीट्यूड। और इसको कैलकुलेट भी क्या, इसको इसकी एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट है वो है डेसिबल्स। डेसिबल, जिसको हम छोटा डी और बी ऐसे लिख सकते हैं, डेसिबल। वहीं हमने फ्रीक्वेंसी की भी बात करी कि फ्रीक्वेंसी, ये पूरा एक ऑसिलेशन जो है ये होता है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी की अगर एसआई यूनिट की बात करी जाए, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट की बात करी जाए तो वो होती है हर्ट्ज, HZ, हर्ट्ज। ओके, तो ये कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिनकी हमने आगे बात करी अभी, और हम इसके और एप्लीकेशंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसी लाउडनेस वाली चीज़ से, ठीक है। अब ह्यूमंस की एक रेंज होती है, ह्यूमंस में एक रेंज है, उस रेंज से नीचे या उस रेंज से ऊपर हमें साउंड सुनाई नहीं देगी, ठीक है। इस रेंज से ज़्यादा और इस रेंज से कम हमें साउंड नहीं सुनाई देगी। तो वो रेंज है, अगर फ्रीक्वेंसी की उससे बात करें तो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से बात करते हैं हम, वो रेंज है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज यानी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, यानी 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज की बीच की साउंड जो है, इस बीच की साउंड जो है हमें ऑडिबल है, हमें बिल्कुल ऑडिबल है इस बीच की साउंड। लेकिन 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा, ठीक है, मोर देन 20 किलो हर्ट्ज, और लेस देन 20 हर्ट्ज, यहाँ की जो वॉइसेस हैं हमें बिल्कुल नहीं सुनाई देंगी। तो अगर 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की वॉइस है, ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की वॉइस है तो उसे कहेंगे अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा यानी बहुत ज़्यादा। और वहीं अगर इससे कम है, 20 हर्ट्ज से कम है, तो वो है इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। इसका एक नाम अल्ट्रासोनिक साउंड भी कह सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट में अल्ट्रासाउंड ही कहेंगे अभी, और इसको इंफ्रासाउंड भी कह सकते हैं और इंफ्रासोनिक साउंड भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो मेनली बात यह है कि अगर 20 हर्ट्ज से कम की वॉइस है तो वो इंफ्रासोनिक होती है, और अगर 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की वॉइस है तो वो अल्ट्रासाउंड होती है। हम अल्ट्रासाउंड और
इंफ्रासोनिक साउंड का बहुत सारी जगह इस्तेमाल होता है और इवन नेचर में भी इसका काफ़ी जगह इस्तेमाल होता है। इंफ्रासोनिक साउंड्स एनिमल्स की कम्युनिकेशन में भी इस्तेमाल होता है। एनिमल्स कम्युनिकेट करने के लिए इंफ्रासोनिक साउंड का उपयोग करते हैं, जैसे कि बैट्स क्या करते हैं अपना प्रे ढूंढने के लिए। जैसे एक बैट बना देता हूँ ऐसे, ठीक है, ये एक बैट बन गई। इसको अगर अपना प्रे ढूंढना होता है, जैसे ये है इसका प्रे, हाँ यही है, ये इसका प्रे हो गया। इसको अपना प्रे ढूंढना होता है तो बैट्स क्या करती हैं, बैट्स इंफ्रासोनिक साउंड को एमिट करती हैं, ठीक है। इंफ्रासोनिक साउंड एमिट करेंगी। बैट्स का क्या है, बैट्स को रात में नज़र नहीं आता है, तो रात में यही साउंड इनकी बहुत अच्छी साथी की तरह काम में आती है। तो यही बैट्स अब इंफ्रासोनिक साउंड्स एमिट करेंगी और फिर वही इंफ्रासोनिक साउंड्स इस प्रे से टकरा के वापस जब जाएगी, रिफ्लेक्शन होगा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होगा, तो इन बैट्स को सुनाई दे जाएगा। इन बैट्स को एग्जैक्ट लोकेशन मालूम पड़ जाएगी कि ये जो इनका प्रे है ये कहाँ है, और जाके ये झपट्टा मार लेंगे अपना, मतलब अपने प्रे को उठा लेंगे। तो ये एक तरीका है कि इंफ्रासोनिक साउंड हमें बहुत सारी जगह देखने को मिल सकती है। जैसे अभी हमने देखा कि ये बैट्स इस्तेमाल करती हैं प्रे को ढूंढने के लिए। वहीं दूसरी ओर अल्ट्रासाउंड का बहुत ही फेमस एग्जांपल है, और फेमस एग्जांपल भी क्या, इसको डे टू डे लाइफ में हम देख सकते हैं कि इससे हम ऑर्गन्स को देख सकते हैं, ऑर्गन्स विजुअलाइज कर सकते हैं। अब बोलोगे कैसे होगा ये, तो अगर हमने ये डिवाइस, अगर अल्ट्रासाउंड का डिवाइस हम देखें तो एक ऐसा डिवाइस हो, ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर अटैच हो गया। अब ये क्या करता है, यहाँ पे एक साइड एमिटर और एक साइड रिसीवर रहता है। इसको हमें जैसे ये बॉडी पार्ट हो गया, हमें जहाँ देखना है, तो ये एमिटर यहाँ पे इसको मतलब एमिट करेगा अल्ट्रासोनिक साउंड एमिट करेगा, ठीक है। और फिर यहाँ अंदर में जो भी ऑब्जेक्ट होगा, अंदर जैसे ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट होगा उससे ये अल्ट्रासोनिक साउंड टकरा के वापस जाएगी, ठीक है। ये वापस रिसीवर में गई, यहाँ से इसने प्रोसेस करा इसको, ठीक है, ये प्रोसेस हुआ और कंप्यूटर में हमें मालूम पड़ गया कि इस जो हम बॉडी देख रहे हैं या जो भी हम बॉडी असेस कर रहे हैं, इसके अंदर कोई गोल चीज़ है, ठीक है। ऐसी जैसे हम कर लेते हैं असेस कि इसमें कोई चीज़ है। तो ये अल्ट्रासाउंड का पूरा प्रिंसिपल काम ही ऐसे करता है। ये अब छोटे मोटे उस पर बात हुई कि छोटे लेवल पे बात हुई। अब जैसे आगे हम बात करें सोनार की, सोनार तो एक तरीके का रेडार सिस्टम होता है जहाँ पे हम साउंड की मदद से हम डीप अंडर द ओशन कोई भी चट्टान वगैरह को देख सकते हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये शिप है, अब इस शिप में लगा है ये सोनार वाला सिस्टम, सोनार का सिस्टम लगा है, और ये डीप अंडर दी ओशन ये है
सी बेड, ये है हमारा सी बेड, या ओशन बेड कहें या सी बेड कहें, एक ही बात है ऑलमोस्ट। अगर जैसे मैं एग्जांपल लूँ तो यहाँ हमारा टाइटैनिक है, ठीक है। टाइटैनिक हमने